सो एनसीईआरटी की लाइंस अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी ने हेडिंग दिया फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन और एनसीईआरटी ने कहा है द ओवम। मैं हाईलाइट कर दिया है मैंने रेड कलर से, बिकॉज स्टूडेंट आपसे पूछेंगे कि ये ओवम लिखा है एनसीईआरटी ने, तो आप बताइएगा। लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए वर्ड ओवम यूज कर देते हैं, एक्चुअल में सेकेंडरी यूज साइट। Released by ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place। ठीक है, इसमें कोई और सेंटेंस में कोई गलती नहीं है जी। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जिसे एनसीईआरटी ने क्वाइटस कहा और हम सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कह देंगे, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पीनस इनटू द वेजाइना और उसको हम इंसेमिनेशन कह देते हैं। स्टूडेंट कैन आस्क यू समथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो उसने अभी अगले वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो वो वाली नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फिर क्या होता है, डोनर से सीमेन कब लेना है, हस्बैंड का सीमेन या पार्टनर का सीमेन कब ले सकते हैं। Motile swans, they swim rapidly. NCERT says they pass through the cervix, they enter into uterus, they finally reach the ampullary region of the fallopian tube। बच्चा कहेगा ampullary region पे आके रुक जाते हैं sperm। भैया क्यों रुकेंगे, वो तो आगे भी जाते रहेंगे। Sperm is going to cross the ostium of the fallopian tube, it is going to enter into the body cavity also। एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर, ये ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन कैन only occur if, again, NCERT says ovum. Ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region। अब ये साइमल्टेनियसली वाला वर्ड क्यों लिखा? oocyte पहुंच गया वहां पे, इंटरकोर्स बाद में हुआ है, 7 घंटे में स्पर्म पहुंच गए हैं, तो क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? होगा। oocyte has reached the fallopian tube, 24 घंटे जिंदा रहना है उसने, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाद में हुआ, तो वाई टू से साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। बच्चे यहां पे बहस कर जाएंगे कि oocyte चल रहा है और स्पर्म चल रहा है तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। सो आई रियली डाउट व्हाई दे हैव रिटन दिस वर्ड साइमल्टेनियस। इट इज नॉट नेसेसरी। oocyte is there, sperm come, you are capacitated sperm, fertilize the oocyte। Okay, now NCERT goes to the extent of saying this is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy। हिंदी अनुवाद करूं कि यही कारण है कि सारी कॉपुलेशन के कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कि मतलब यही कारण है कि वो साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट नहीं होते। आई मीन आप यू पीपल कैन गिव मी योर व्यूज। आप इस स्टेटमेंट को कैसे रिलेट करेंगे? आई कैन एक्सपेक्ट कि वो एजर्शन रीजन क्वेश्चन बना दें। इसको बना दिया एजर्शन, व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी, रीजन, रीजन ऊपर वाले को बना दिया। हाँ जी आशीष बोलिए। आशीष, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। बोलिए। सर बिकॉज उनका मानना यह है कि मतलब साइमल्टेनियस मतलब जो टाइम हो लगभग एक जैसा होना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर फर्टिलाइजेशन। आवाज क्रैक हो रही है आपकी। आशीष, आई थिंक आपका सिग्नल कट गया। कोई और इसमें अपना बात कहना चाहे? क्योंकि इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद ये बन रहा है कि oocyte ओव्यूलेट हुआ और तभी कॉपुलेशन हो गया और वो चल रहे हैं साथ साथ, तो फर्टिलाइजेशन। आई थिंक साइमल्टेनियसली भी तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि स्पर्म का हम बोलते हैं 4 to 5 डेज वो सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल अगर बिफोर 4 डेज का भी स्पर्म है और फिर ओव्यूलेशन होके ओवा आया है तो फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर एनसीईआरटी अपनी इस बात को मानती है कि साइमल्टेनियस चलाओ, तो फिर भैया आपने ये क्यों कहा कि 10वें दिन से 10 से 17 दिन तक क्वाइटस ना करो? तो फिर तो ओवुलेशन 14वें दिन पे होना है, 11वें दिन पे हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स, फर्टिलाइजेशन क्यों करवा देगा? अगर स्पर्म ऑलरेडी भी वहां प्रेजेंट है और oocyte पहुंच के आया, स्पर्म अटके हुए हैं फेलोपियन ट्यूब के सीलिया में, पड़े हुए हैं इधर उधर, oocyte आया तो फर्टिलाइजेशन करा देगा। सो आई डोंट एग्री विद दिस वर्ड साइमल्टेनियसली। बट फिर देखिएगा, अगर वो क्वेश्चन देते हैं एजर्शन रीजन का, तो यही आंसर होगा और द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन एज पर एन, बिकॉज द टीचर वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगली लाइन, process of fusion of a sperm with an ovum, again use the word ovum, is called fertilization। तो fertilization ovum
और स्पर्म का फ्यूजन है। लेकिन कहानी इससे आगे भी है। सिर्फ फ्यूज कर जाना फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट नहीं करता है। फ्यूज हो जाने के बाद भी आगे बहुत कुछ होना है, जो हम देखेंगे। बट दे से व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? आंसर लिखना है एक लाइन में, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। During fertilization, the sperms come in contact with the zona pellucida, layer of the ovum again, and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. इतना कह के एनसीईआरटी ने कहानी बंद करी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वो टच में आया और स्पर्म ने कुछ कर दिया। क्या कर दिया नहीं लिखा है, पॉलीस्पर्मी क्या है कुछ नहीं लिखा, और फिर उसके बाद और स्पर्म अंदर नहीं आ पाएंगे। सो देयर इज नो मेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। It ensures that only one sperm can fertilize an ovum. तो इस बात से ये इंश्योर होता है कि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए। वो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी दो तरह का है, देयर इज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एंड देयर इज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी दैट वी विल discuss. Secretions of acrosome help. अब ये देखिए, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए, नॉइस आ रहा मेरे पास। सर ये पढ़ाते हैं हमने पढ़ा, लोग पढ़ा रहे हैं। Only the head of the sperm enters, middle piece and tail remains outside. आप लोगों ने भी यही पढ़ा है? बताइए। सर मैंने एक बार सर से किसी से पूछा था ये चीज, तो उन्होंने बताया था कि स्पर्म विदाउट कवरिंग। सर होल स्पर्म एंट्री करता है। सर मैंने जो पढ़ा था सर, Whole तो उसमें हेड एंड मिडिल पीस का था और टेल जो है रिमेनिंग एनिमल्स में एंटर करता है। अच्छा, ये आपने कौन सी बुक में पढ़ा? आशीष रेफरेंस दे पाएंगे अगर याद हो? अभी तो याद नहीं सर, मैं फिर रिकॉल करके आपको बताता हूँ। जरूर बताइएगा। अब आप एनसीईआरटी का सेंटेंस देखिए, उन लाल रंग के शब्दों को किसी वजह से हाईलाइट करा है मैंने। Secretions of acrosome help sperm enter into cytoplasm. They are not saying secretions of acrosome help the head of the sperm to enter. तो एनसीईआरटी ने खुद ही कह दिया स्पर्म एंटर करता है। सर एक बात और कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। बोलिए। इसमें ये पढ़ा था मैंने, अब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंटर करता है ना स्पर्म का, उसे कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं ओवम के जो उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी उसी के बारे में बताया था। बिल्कुल ठीक। मैं आज ये सारी जो कंफ्यूजन है कोशिश करूंगा कि सारी क्लियर कर पाऊं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, मैं फिर से आ रहा हूं। एनसीईआरटी ने हाईलाइट, मैंने ये बात करी है, एनसीईआरटी से पूरा स्पर्म एंटर करता है। भैया आपने क्लियरली लिख तो दिया। अगर हेड और मिडल पीस है, टेल नहीं है या सिर्फ हेड है, तो फिर वो बात लिखते हैं। सो सेज सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम मदद करते हैं स्पर्म को एंटर करने में साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में थ्रू जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte. This induces completion of meiotic division of the secondary oocyte. अब यहां पे एनसीईआरटी सेकेंडरी oocyte पे आ गई। इससे पीछे ओवम 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 लिखा था। चलिए, सेकेंड meiotic division is also unequal. मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड था, स्पर्म एंटर कर गया। स्पर्म ने कुछ करा, क्या करा वो हम देखेंगे कि अरेस्टेड वो जो था oocyte, उसे संदेश मिला कि अपनी मियोसिस कंप्लीट करो। फिर से अनइक्वल हुआ, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल बन गया, एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ सेकंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम, जिसे ऊटिड कह दिया। अब यहां पे शैल वी कॉल दिस एज ऊटिड? हम जब बात कर रहे थे ऊटिड की, हमने स्पर्मेटिड से कंपेयर करा था, इन्होंने ओवम को ऊटिड कह दिया है। इंटरमीडिएट स्टेज। Soon the haploid nucleus of the sperms, अभी एनसीईआरटी अगर आपके सामने है तो मैंने इसको किसी वजह से हाईलाइट करा। स्पर्म्स प्लूरल, बुक सामने है तो देख लेना। Soon the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote. Was that just a grammatical mistake? ये पता नहीं क्यों स्पर्म्स क्यों लिखा है, एक ही तो स्पर्म की बात हो रही है ना। खुद ही पहले कह रहे हैं कि एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर ही नहीं सकते, कर जाएं तो वो जाइगोट फिर काम का नहीं है, वो डिवाइड नहीं करेगा या कॉम्प्लिकेशन होगी उसमें कोई ना कोई। Well, that's what NCERT has to say about fertilization, and fertilization is over. Now the real story starts. So,
फर्टिलाइजेशन को लेकर के ज़्यादातर इंफॉर्मेशन हमें गलत क्यों मिलती है? इस कंसेप्ट को, फर्टिलाइजेशन वाले कंसेप्ट को ज़्यादातर लोग गलत क्यों पढ़ा जाते हैं? बिकॉज दे फेल टू डिस्टिंग्विश द फैक्ट दैट जितनी एम्ब्रियोलॉजी वो पढ़ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च इज ऑन द सी अर्चिन इकानोडर्म, सी अर्चिन में या स्टारफिश पे, बिकॉज दोज एग्स आर इजी टू हैंडल एंड यू कैन इजीली प्लेस देम इन द रिक्वायर्ड कल्चर मीडियम एंड एक्चुअली स्टडी दैट प्रोसेस। मैमल्स के केस में फर्टिलाइजेशन वाली प्रक्रिया स्टडी कर पाना बहुत बाद में संभव हो पाया और बहुत मुश्किल है वो चीज। फर्टिलाइजेशन वाज ओरिजिनली स्टडीड मोस्ट इंटेंसिवली इन मेरीन इनवर्टिब्रेट्स like sea urchins, starfish, where fertilization occurs in the sea water. External fertilization occurring in the marine water. Such external fertilization is easy to study than internal fertilization of mammals, which normally occurs in the female reproductive tract. नॉर्मली वर्ड पे आप पॉइंट आउट कर सकते थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो होता है, नॉर्मली क्यों लिखा? हमने टॉपिक वाली बातें भी तो करी थी, फैलोपियन ट्यूब क्रॉस करके वो बाहर फर्टिलाइजेशन कर गया है, तो इसलिए नॉर्मली वर्ड लिख दिया यहाँ पे। In 1950s, late 1950s, it became possible to fertilize mammalian eggs in vitro. In vitro condition में mammalian eggs को हम fertilize कर पाए और उस प्रक्रिया को स्टडी कर पाए, बिकॉज फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में अंदर क्या हो रहा है ये इतने माइक्रो लेवल पे देख पाना तो पॉसिबल नहीं होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन संभव हो पाया लेट 1950s में, सो दैट ओपन्ड अ वे टू एन एनालिसिस ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर इवेंट्स इन द mammalian fertilization. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session. But आज का ये सेशन अटेंड करके आपको अंतर नजर आ गया होगा कि वो वीडियो स्टूडेंट ओरिएंटेड है, वो टीचर ओरिएंटेड नहीं है। एज अ टीचर आप क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं बच्चों को पढ़ाते समय, या मेरा 25 साल का जो अनुभव है, मैंने जो चैलेंजेस फेस करे, जो चीजें सीखी, एक ऑफलाइन में जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के डाउट्स जो आपके सामने आते हैं वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाते हैं।